नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में बात करेंगे भारत चीन के बीच तनातनी की। चीन के धोखे का भारत कैसे जवाब देगा? भारतीय सैनिकों की शहादत का बदला कैसे लेगी सरकार? विस्तारवादी नीति से कैसे बाज आएगा चीन? क्या आर्थिक मोर्चे पर चीन को चित करने से चीन परास्त होगा या चीन आर पार की लड़ाई चाहता है? भारत और चीन की सेना एलएसी पर तैनात है। दोनों तरफ से तनातनी लगातार जारी है। ऐसे में सवाल है कि चीन के साथ कैसा सुलूक होना चाहिए। हम बात करेंगे राहुल के बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग की भी। अब सवाल है कि क्या देश के संप्रभुता के सवाल पर सियासी पार्टियों को सियासत करनी चाहिए? इन्हीं सवालों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। भारत चीन के बीच तनातनी जारी है। दोनों देश की सेना अलर्ट पर है। चीन की चाल का जवाब देने के लिए भी भारत तैयार है। चीन को हर तरह से चोट देने की तैयारी चल रही है ताकि दगाबाज चीन को सबक सिखा सके। लद्दाख के पास गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए संघर्ष और इसमें गई भारत के 20 जवानों की जान के बाद तनाव बढ़ गया है। पूरे देश में इस घटना के बाद गुस्सा है और जिसका असर अब सरकार के लेवल पर भी दिख रहा है। चालबाज चीन कई मौकों पर देश को धोखा दे चुका है। ऐसे में सरकार हो या सेना, कोई भी किसी भी तरह की ढील नहीं बरतना चाहती है। ऐसे में चीन को एक बार करारा जवाब देने के लिए चौतरफा वार किया जा रहा है। जल, थल और वायु तीनों सेना चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती से लेकर हिंद महासागर में नौसेना के बेड़े को बढ़ाने तक, जल, थल और नभ में भारत ने जिस तरह अपनी ताकत का एहसास दिलाया है, उससे पार पाना भी चीन के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। इस समय भी हर मोर्चे पर भारतीय सेना चीन के सामने डटी हुई है। चीन के चालबाज चरित्र को समझते हुए भारत चौकन्नी है और इसी के चलते सरहद से जुड़े हर मोर्चे पर मुस्तैद है। लद्दाख में 3 इन्फेंट्री डिवीजन डिप्लॉयड है। इसके अलावा ऊंचाई पर युद्धाभ्यास करने वाली 2 अलग अलग ब्रिगेड भी तैनात है। हिमाचल प्रदेश में अतिरिक्त ट्रूप्स भेजे जा चुके हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं सेक्टर में सैन्य बल बढ़ा दिए गए हैं। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौर में एयरफोर्स ने हवाई पट्टी को एक्टिव कर दिया है। सिक्किम में सैन्य बल बढ़ाया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश में भी भारत ने पूरा इंतजाम कर रखा है। भारत ने 2,25,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है ताकि चीन की किसी भी चाल का जवाब दिया जा सके। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद एक तरफ सेना की तैनाती की गई है, तो वहीं अब चीन को आर्थिक झटका भी दिया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी से अपना एक करार खत्म कर दिया है। 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार हुआ था, जिसमें उसे 417 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम लगाना था। इससे पहले सरकार ने BSNL और MTNL को निर्देश दिया था कि वो चीनी उपकरणों का इस्तेमाल कम करें। एक तरफ चीन के साथ तनातनी है तो कांग्रेस भी सरकार से सवाल पूछ रही है कि निहत्थे सैनिकों को किसके कहने पर भेजा गया। राहुल गांधी ने इस बयान पर सियासी बवाल मचा दिया है। राहुल गांधी के इस बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। राहुल के बयान पर कांग्रेस बचाव में जुटी है तो बीजेपी और सरकार की तरफ से राहुल को कोसा जा रहा है। भारतीय सैनिकों को निहत्थे भेजे जाने को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सवाल पर विदेश मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल के सैनिकों को निहत्थे भेजे जाने की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सैनिक पोस्ट छोड़ते ही हथियारों से लैस हो जाते हैं। गलवान घाटी में भी एक भी भारतीय सैनिक निहत्था नहीं था। हर सैनिक के पास हथियार थे, लेकिन समझौतों के मुताबिक वहां हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना था और नहीं किया गया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी जी, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी लीजिए। आपके सरकारों के समय क्या क्या वार्ता हुए थे, किस किस प्रकार की संधियां हुई थी, क्या एग्रीमेंट्स हुए थे। 1993 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 1996 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 2013 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था। आपके पास अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी टू से राहुल गांधी जी, यू आर द मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन दैट इंडिया हैज येट सीन। चीन भले ही भारत को गुड़की दे रहा है, लेकिन भारत से युद्ध करना इतना आसान नहीं है।
अब वो 1962 वाला भारत नहीं है जिस पर चीन ने हमला किया था। अब 2020 का भारत है जो परमाणु संपन्न है, जिसके पास दुनिया की ताकतवर सेना है, जो किसी भी सेना के साथ लड़ाई कर सकता है और जीत भी सकता है। भारत अपने पड़ोसियों से अच्छा संबंध चाहता है, लेकिन कोई भारत को आंख दिखाए, उसके जमीन को कब्जा करने की कोशिश करे तो भारत करारा जवाब देना जानता है। चीन अगर अपनी हिमाकत बंद नहीं कराएगा, चीन ने अगर अपनी हिमाकत बंद नहीं की तो भारत करारा जवाब देने को तैयार है। भारत वीर जवानों के बलिदान का बदला लेना जानता है। भारत ने कई बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और दिखाया है कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल आज हम बात कर रहे हैं भारत चीन के बीच तनातनी की, और जिस तरह से गलवान घाटी में अभी भी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, उसके बीच बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन क्या बैठकों से समस्या का समाधान निकलेगा, इस पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। जितेंद्र कुमार ओझा जी हमारे साथ हैं, पूर्व संयुक्त सचिव हैं रॉ के। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर दीपक वोरा जी जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। वोरा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ अजय कौल जी भी जुड़ गए हैं, एडिटर हैं APN के। सर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी आपसे है। जिस तरह के हालात और जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, जिस तरह से चीन ने हमला किया भारतीय सैनिकों पर, और उसके बाद जिस तरह से लद्दाख क्षेत्र में अब भारतीय सेना मजबूत स्थिति में देखी जा रही है और इस मजबूती को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, यानी कि साफ तौर पे संकेत इस बात के हैं कि अब चीन अगर किसी तरह की कार्रवाई करता है या फिर अपनी नापाक हरकतों को कामयाब करने की कोशिश करता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो हमारी सेक्टर में है वो बहुत फॉर्मिडेबल है और बहुत काफी मजबूत है, और हमारी स्थिति लद्दाख में बनस्पत चीन के काफी अच्छी है। खासकर जो हमारे एयर एफर्ट्स हैं या एयर अफेक्ट्स हैं वहाँ, वो अच्छी स्थिति में है, क्योंकि जो हमारे एयरफील्ड हैं वो कम हाइट पे हैं बनस्पत जो चीन के एयरफील्ड हैं, और हाइट का हाई एल्टीट्यूड एरिया में काफी इम्पोर्टेंस रहती है, क्योंकि जो वेपन सिस्टम या जो पेलोड लेकर वो उड़ सकते हैं वो हमारी तरफ से ज्यादा पेलोड लेके उड़ सकते हैं, और वेपन डिलीवरी सिस्टम है उसको वहां वो दुश्मन के इलाके में उसको डिलीवर कर सकते हैं। चीन की जो एयरफोर्स है वो इसमें इतनी सक्षम नहीं है, हालांकि उनके पास जो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन उनका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है बाय वर्च्यू ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन। दूसरी चीज, जो डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रुप्स है, कारगिल के बाद आप देखिए 14 कोर का गठन हुआ, जिसका मेन रोल चाइना के खिलाफ है, और एक टोटल डेडिकेटेड कोर लेवल की फॉर्मेशन है जो सिर्फ चाइनीज ऑपरेशंस को देख रही है। तो हमारी जो ट्रुप डेंसिटी है वो बड़ी है, जो डिप्लॉयमेंट है, ग्रिड है, वो काफी मजबूत हुआ है। और चाइना की तरफ से अगर आप देखें कि चाइना के अंदर सिंजियांग में समस्याएं हैं, तिब्बत ऑटो रीजन जो है, टार है, उसमें समस्याएं हैं, तो उनकी जो डिप्लॉयमेंट है वो इतनी जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे ट्रुप्स दे आर ऑलरेडी इन द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे विल एक्ट फास्टर विद ए ग्रेट रिजॉल्व एंड दे आर गोइंग टू इफेक्ट मैक्सिमम कैजुअलिटीज। और जो हमारी पोजिशनल डिफेंस है वो भी काफी अच्छी है, क्योंकि हम हाइट्स पे हैं, और गालवन घाटी में जो चीन का अतिक्रमण हुआ है वो, उसका एक कारण ये भी है कि चीन अपना जो डिफेंस पोस्चर है उसको बदलना चाहता है, जिससे वो दरबुक योग दौलत बेग ओल्डी की जो सड़क है उसको उस पर वो एक तरह का दबाव बना सके, या उसके ऊपर वो ऑब्जर्वेशन बाय फायर या किसी और सर्विलेंस मेथड से
हमारे जो ट्रुप मूवमेंट है या जो हमारे सामरिक सामान की जो मूवमेंट है, एमिनेशन, उस पर नजर रखें। बिल्कुल। अब आपके हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि भारत अब मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर भी है ओझा साहब कि क्या ये चीन नहीं समझ पा रहा कि अब जो भारत है वो 1962 वाला भारत नहीं, ये 2020 का भारत है। अगर यहां पर वार किया जाता है तो ये भी उसी की भाषा में उस देश को जवाब देने में पूर्ण तरह से सक्षम है। निश्चित रूप से जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, पूरे हालात बदल चुके हैं। देखिए, वॉर या कॉन्फ्रंटेशन कभी भी किसी के हक में नहीं होता है जी। लेकिन हमने कल भी बात की कि चीन की जो अपारदर्शी व्यवस्था है, वहाँ के जो सम्राट का राष्ट्रपति है और उनका जो कॉकस है, उनको वास्तविकता पता नहीं है। वो किसी भी हद तक जाकर अपने लोगों के हितों को वो बर्बाद करने में उन्हें हिचक नहीं होती। 62 की बहुत सारी बातें हैं, किताबों में है, ब्रिगेडियर साहब भी बताएंगे कि एसिमेट्री जो है फोर्स की बहुत ही एबनॉर्मल थी, 12 गुना, 14 गुना, 15 गुना और चीजें थी। आज हम निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं, तो जो मिलिट्री जो एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट को उसको और डिटेल से बताएंगे। लेकिन ग्लोबली जो है मैं ये कहूँगा कि चीन की बहुत ही ग्रेव मिसकैलकुलेशन है। उनका एक हमेशा से अगर हम देखें इसको देखें कि वो कुछ सालों तक जाके तरक्की करते हैं, एडवांसमेंट लाते हैं, और एक जो है तानाशाह आता है और चीन को बर्बाद कर जाता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि वो तानाशाह एक दफे शी जिनपिंग नहीं हो जो चीन को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। यही हमारा सोचना है कि थोड़ी सी उनमें ये जो रिजॉल्व हमने हमारे देश से दिखाई है, उसके बाद में थोड़ी अक्ल आएगी और अक्ल आने के बाद वो थोड़ी सी अक्ल का इस्तेमाल करेंगे और अपने देश को तबाही की तरफ नहीं ले जाएंगे। लेकिन कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव तो होता है जी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत खुद ही से तैयार है और खामियाजा बहुत जोरदार। ठीक है वोरा साहब, सवाल इस बात को लेकर भी है, पीएम मोदी ने जिस तरह से देशवासियों को देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के रक्षा के लिए आश्वस्त किया, एक भरोसा दिलाया, क्या इसे चीन को एक कड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जाना चाहिए कि उन्होंने अपने संबोधन में चीन को एक कड़ी चेतावनी भी दी है? निश्चित रूप से ये अलग भारत संबोधन से ये बहुत ही स्पष्ट है। जी, वोरा साहब से सवाल है मेरा। सॉरी नहीं, गो अहेड ओझा साहब, आप जवाब ऑलराइट, थैंक यू। आपका जो सवाल है, अभी से पहले आपने रिपोर्ट कहा कि एक तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट, पार्टी का लीडर कहता है, पार्टी का कहते दैट आई एम नॉट ऑन, ये किसी भी ओपन, एक्टिव, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में चलता है। अब प्राइम मिनिस्टर ब्रीफ पार्टी के लोग और आपका जो पड़ोसी मुल्क है चाइना में ब्रीफिंग करेगा, जितनी पार्टीज हैं सब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। सो उसको कोई इस प्रकार की समस्या नहीं है, जबकि हम लोगों की डेमोक्रेसी की ये कुछ पेक्यूलियरिटी जो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बार आपने जिक्र किया है कि भारत अब ये 62 का नहीं, एंड लेट मी कि 62 नहीं है कि हमारे ब्रिगेडियर साहब, हमारे RAW के जो ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, ये इन लोगों की मेहनत और निष्ठा का परिणाम है that today we are very highly respected in the world। और हमारे जो डिप्लोमेट इन एनी स्फीयर, किसी भी क्षेत्र में, अब ये 1962 का भारत नहीं है। अब दो चीजें आप नोटिस करिएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप जो अमेरिका की इस समय सिंगल सुपर पावर है, उन्होंने कहा था जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी से बात की थी कि ही वाज नॉट इन अ गुड मूड बिकॉज ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन विद चाइना। ये उन्होंने अपने आप कहा। आज या कल जॉन बोल्टन जो उनके प्रीवियस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी या वॉल स्ट्रीट जर्नल में कहीं पे आर्टिकल लिखा है, उन्होंने बहुत आलोचना की है प्रेसिडेंट ट्रंप की कि वो भी ये चाइना के जो लीडर हैं शी जिनपिंग, उनके चार्म में आके फंस गए थे। ही स्टार्टेड थिंकिंग दैट Xi Jinping meant what he said. जबकि चाइना की entire diplomacy, उनकी entire action is not to mean what they say. हम लोग ये कहते हैं कि I say what I mean and I mean what I say. उनकी तरफ से है I don't say what I mean and I don't mean what I say. आप ये भी देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में a number of Chinese students and American professors, including Harvard और Yale, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनको भी अरेस्ट किया गया है बाय द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
क्लैरिफिकेशन, क्योंकि वो लोग चाइना उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहा था बाय यूजिंग चाइनीज स्टील। रशिया से आप देखेंगे प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अभी कुछ नहीं कहा है, देयर इज नो पब्लिक स्टेटमेंट फ्रॉम हिम, और कई वर्ल्ड लीडर्स ने तो कहा है who are suffering because of China, but रशिया के लीडर ने अभी कुछ नहीं कहा, एक्सेप्ट उनके एम्बेसडर ने कहा था रिस्ट्रेंट करो। ये एक बहुत अच्छी चीज है, यूनाइटेड नेशंस के पास एक टेम्पलेट है, वी अर्ज एवरीबॉडी टू एक्सरसाइज मैक्सिमम रिस्ट्रेंट, इसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं कर पाते, रिस्ट्रेंट रिस्ट्रेंट रिस्ट्रेंट। द रियलिटी टुडे मैन, एंड बाय द वे आई एम श्योर आप लोग ये भी जानते हैं, हमारे RAW की जो कॉलीग है कि जो शी जिनपिंग है, इसकी बेटी भी पढ़ी हुई है हार्वर्ड में, अपना नाम बदल के, वो भी छल कपट से अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ने चली गई थी, एंड देन शी बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ चाइनीज स्टूडेंट्स। द रियलिटी मैन इज whether diplomatically, politically, economically, China is going to pay the price. Have no doubt about it. And your Prime Minister, whether you like him or not, whether I like him or not is immaterial, वो leadership the front दिखा रहे हैं। चीन का जो व्यक्ति है वो लीडरशिप फ्रॉम द बैक कर रहा है, अभी तक कोई उसकी स्टेटमेंट नहीं है, जबकि आपके प्रधानमंत्री ने कहा है आई रीअश्योर द कंट्री कि हम जवाब देंगे। दैट्स व्हाट वी वांट इन अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस, नॉट अ वैक्यूम ऑफ लीडरशिप बट डिसाइसिव। ठीक, डॉक्टर वोरा, अजय साहब कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बातों से? मैं डॉक्टर वोरा से पूछना चाहूंगा, डॉक्टर वोरा आपने बोला कि चाइना विल पे अ प्राइस, सो कैन यू इलैबोरेट क्या प्राइस, व्हाट आर द ऑप्शंस विद इंडिया? श्योर, इट्स नॉट जस्ट इंडिया। नहीं, जब आप किसी के साथ जंग करते हैं जो आपका एक पड़ोसी है, तो आपके बाकी पड़ोसी सतर्क हो जाते हैं। जिन देशों के साथ आपकी समस्या है, देश वो चुकन्ने हो जाते हैं। जापान ने एक फंड बनाया है कि जो जापानीज कंपनी चाइना में, आप लोग वापस आ जाइएगा। वियतनाम ने अट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ चाइनीज कंपनी, मैं वियतनाम में सर्व कर चुका हूँ, आई स्पीक द लैंग्वेज फ्लुएंटली, मैं जानता हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं चाइना अगर आपको एक्स प्रिविलेज देता तो हम आपको एक्स प्लस 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 देंगे। भारत कई कंपनियों को चाइनीज जो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, अब उनसे कह रहा है थैंक यू बट नो थैंक यू, वी डोंट वांट यू हियर। यूनाइटेड, may I repeat my question? यूरोपियन, let me complete sir, यूरोपियन यूनियन डिक्टो, वो लोग क्या बोले कि नेटो इज वेरी केयरफुली ऑब्जर्विंग द सिचुएशन और चाइना हमारे रेडार पे है। चाइना टुडे इज गोइंग टू पे अ प्राइस, डिप्लोमेटिकली नोबडी ट्रस्ट देम, इकोनॉमिकली लोग उनसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकली तो आप जानते ही हैं, एंड मिलिटरिटी वी विल गिव देम अ रिस्पॉन्स दैट दे विल बी सरप्राइज। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द आउटस्टैंडिंग सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया हु आर मैनिंग आवर बॉर्डर। Maybe I'll reframe my question. जो आपने बोला कि यूरोपियन यूनियन एंड जापान एंड ऑल दोज, वो दैट इज प्री गलवान, आई एम सेइंग इंसिडेंट, it was because of COVID, nothing to do with Galwan situation. So I am talking specifically Galwan का जो situation, Galwan escalation has changed. एक मिनट, please let me complete. Galwan जो इंसिडेंट हुआ है, it has changed the dynamics of India-China relationships, which has been peace and tranquility, no bullet to be fired for 45 years. That has changed. Without bullet being fired, we lost 20 people, 20 brave soldiers. So the dynamics has changed. तो उस dynamics में India and China में, how can India pay back? I'm talking in singularly about India. The first thing that you commented, sir, which I entirely agree, कि जो Chinese companies, दूसरी कंपनियां चाइना छोड़ के जा रही थी, इट वॉज बिकॉज ऑफ कोविड-19। वाई? आपने कभी पूछा अपने आप से क्यों हटे हैं? क्योंकि चीन झूठ बोल रहा था, एंड देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट नाउ, टोटल लैक ऑफ ट्रस्ट इन चाइना। और जो गालवान में हुआ है, इट रीइंफोर्सेस दिस लैक ऑफ ट्रस्ट। तो जब मैं कह रहा हूं कि उनको हर तरफ कीमत चुकानी पड़ेगी, जब दूसरे देशों का किसी एक देश पे भरोसा नहीं रहता, दैट कंट्री हैज नो राइट टू डू एनीथिंग एट ऑल। बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? गालवान इंसिडेंट, द लद्दाख इंसिडेंट ने रीइंफोर्स किया है द अनहैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड विद चाइना। Therefore, they will have to pay a price. India is taking the lead, other countries are taking the lead. In the next 4, 5, 6, 7 days, आप देखेंगे actions ये लोग क्या ले रहे हैं. Everybody is moving to reduce his connection with China. All the countries that I know, 150 countries से ज्यादा चीन के साथ अपने संबंध अब हल्के करना चाहते हैं, क्योंकि वो भरोसा नहीं करते जी। तो मे बी डॉक्टर ब्रिगेडियर साहब, I will ask the same question to you because I think Dr. Vora
सही जवाब नहीं दे रहे हैं, मतलब स्ट्रेट जवाब। तो ब्रिगेडियर साहब, आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट आर ऑप्शंस विद इंडिया, अवेलेबल विद इंडिया? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, because I don't think we should trust the world. America may say a lot of things, and I don't believe that America will come to our rescue if there is a fight with China. So what are the options available to India per se? देखिए, जो ऑप्शन या जो विकल्प हमारे पास हैं जी, उनको मैं 3 वर्टिकल्स में देखूंगा। पहली, जियो पॉलिटिकल बैकड्रॉप में गालवान घाटी में जो चीन का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो इसलिए हुआ है कि जो उनका जो काराकोरम पास है, जो पुंदिर पास से निकलता है, दौलत बेग ओल्डी तक सड़क का जाना, दौलत बेग ओल्डी पे C-17 ग्लोब मास्टर का उतरना, ये हमारी स्ट्रेटेजिक पकड़ को इतना मजबूत बनाता है कि वी कैन कॉम्प्रोमाइज द ऑपरेशन of Karakoram highway from these locations. तो चीन ये चाहता है कि गालवान घाटी को अपने जो शोल्डर्स हैं या जो हाइट्स हैं उनको पकड़ के he can oversee the logistics movement which is going from Darbuk, Shiok to Daulat Beg Oldi. That is one. Secondly, China also is looking for fresh water resources. 2/3 of Sagangso is already with them. Only 1/4, एक चौथाई हिस्सा हमारे पास है। वो ये चाहता है कि आप ये देखिए फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक, if you see that feature, it is like this. You know, you have those spurs which are jutting down. If he has occupied finger 4 area, he is now dominating that area and will not allow any patrolling and slowly cut off the entire patrolling routes and the areas of projection. Secondly, the Chinese intentions are that the constitution or the reorganization, the raising of mountain strike corps has given jitters to China. सर, because ब्रिगेडियर साहब, ये सब जी। मुझे मालूम है, ये सब मुझे मालूम है। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। अभी एक मिनट, एक सिचुएशन ये है गालवान वैली में, नाउ चाइना हैज सेट अप टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स व्हाटएवर, टेम्परेरी और व्हाटएवर, सो दे आर देयर, दे हैव पिंच्ड देयर presence there, isn't it? And now what are the options with India to clear out Galwan Valley? आज भी negotiations हुए, I have heard that they have failed. जो भी talks आए थे मेजर जनरल लेवल पे, 6 घंटे चले, उसमें कुछ निकला नहीं, which is understandable, होगा नहीं, because Chinese, you know how stubborn they are. So how to push the Chinese? ये मेरा सवाल। ऐसा है, देखिए माउंटेन वॉरफेयर में सबसे बड़ी मुश्किल जो होती है टू पुश बैक दी ट्रुप्स। एक कहावत है फौज में कि माउंटेन्स ईट ट्रुप्स। आपने देखा होगा कारगिल हाइट्स में या कारगिल वॉर में क्या हुआ था। जिस तरह का ये इंट्रूजन है, मैं इसकी तुलना कारगिल के इंट्रूजन से करूंगा। हमें 2 महीने लग गए थे। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन। बट सर, कारगिल and I think Galwan is different. No. I'll tell you why. Because I'll tell you why. Maybe. Yeah. Kargil में the heights were occupied and we were nowhere in the heights. This time we are at least equal. वहाँ पे आमने सामने हैं. Yeah. So there is a difference. No, I agree with you. We are already there. लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के पास है, अगर आप ये देखिए, उनके पास जो रेलवे लाइंस हैं, उनके पास जो क्लास 70 रोड्स हैं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, करीब 2 लाख ट्रुप्स हैं उनके पास उधर। उनके पास 14 एयरफील्ड हैं टार में, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में। तो जो सामरिक शक्ति की वजह से वो एरिया काफी मजबूत है। और देखिए, जो ट्रुप्स अगर कोई हाइट्स
या कोई इस तरह का फीचर ऑक्यूपाई कर लेती हैं, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडियन ट्रूप्स, बिकॉज इंडियन ट्रूप्स को भी नीचे उतर के आना पड़ेगा कॉन्फ्लुएंस से, और फिर बिकॉज उन्होंने जो हाइट्स, जो अपने डिफेंसेस बनाए हैं वो हाइट्स के ऊपर है। जो नीचे का जो एरिया है, जो डिप्रेशन में है, वहां केवल टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हैं, टेंट हैं या बंकर बनाए हैं। जो उनके पिल बॉक्सेस हैं वो हाइट्स में हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरी इस समर में या इस पूरे गर्मी के सीजन में ये लोग यहाँ से धकेले जाएंगे। That is what I wanted to ask. Yes. तो पूरा ये कैंपेनिंग सीजन लग जाएगा उनको धकेलने में, या तो कुछ उसका डिप्लोमेटिक हल या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे कोई हल निकले, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ एंड अ वेरी प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशन टू पुश देम। हालांकि भारत में ये शक्ति है, उसको धकेला जा सकता है, लेकिन इट विल बी ए वेरी फॉर्मिडेबल ऑपरेशन। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ ओझा साहब भी जुड़े हुए हैं। ओझा साहब, सवाल इस बात को लेकर भी है कि भारत की तरफ से देखिए कदम उठाई जा रही हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि फौरी तौर पर एकदम से कुछ एक्शन ले लिया जाएगा चीन के खिलाफ, लेकिन हाँ, स्टेप बाय स्टेप, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ा जा सकता है। एक एक कदम हम आगे बढ़ सकते हैं और चाइना के खिलाफ काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में खबर ये भी है कि कई प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं, जो करार पहले हुए थे वो कैंसिल कर दिए हैं। ये किस तरह से आप देखते हो, ये कितना जरूरी था? मुझसे पूछ रहे हैं जी। अच्छा, नहीं, ये तो देखिए, जब एक दफे सीमा पे ऐसा तनाव बना हुआ है, इतनी इनमिकल एक्टिविटी है, तो किसी प्रोजेक्ट के रहने का कोई गुंजाइश होता ही नहीं जी। तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, हर तरीके से इकोनॉमिकली बॉयकॉट होना चाहिए। और पिछले सवाल का अगर मैं देखूं, बहुत साहब ने मिस्टर वोरा से पूछा, देखिए चाइना बहुत स्प्रेड आउट हो चुका है। आप देखिए अफ्रीका से लेके स्टेट ऑफ मलाक्का से लेके सारे जगह स्प्रेड आउट हो चुका है। तो जहां पे आप अगर जितने अधिक स्प्रेड आउट होते हैं उतने अधिक उस पॉइंट पर वल्नरेबल होते हैं। देखिए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का साहब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस एरिया में आप स्ट्रॉन्ग हैं उस एरिया में ही रहने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे एरिया में देखिए कि आप कहाँ स्ट्रॉन्ग। वैसे वोरा साहब ने बोला डिप्लोमेटिक गुडविल हमारे पास है। जापान में बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट है चाइना को लेके। आज भी कई लोगों से बात कर रहे थे, कई डिस्कशन हो रहा था, सारे लोग यही कह रहे हैं कि चाइना की एक हैबिट बन गई है सेल्फ डिस्ट्रक्शन कोड पे आ जाने की। चाइना जो है सेल्फ इंटरनल पोलिटिकल ओपेकनेस है, जो स्ट्रक्चर है, उनको हकीकत दिखाई ही नहीं पड़ती। वो जो है एक अंधे की तरह रहते हैं कि एक छोटा सा कॉकस है, छोटी ओलिगार्की है, जो फीडबैक मिलता है उसी की बेसिस टैग करते हैं। मैं कहूंगा कि देखिए यहाँ से बनना चाहिए, जहां जहां हम अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं, अफ्रीका में हो या जहां पे भी हो, सारे जगह गुडविल एक्सरसाइज करके हर जगह से प्रेशर करना चाहिए, अपने यहाँ पे नहीं। और डिप्लोमेटिक गुडविल से भी जाके जहां जहां प्रेशर है वहां बनाने की जरूरत। ये समय है ऑल आउट एनर्जीज जो है डायरेक्ट करके, हर चैनल डायरेक्ट करके हर लेवल पे प्रेशर बनाने की जरूरत है। और यकीन माने कि पूरे दुनिया में ऐसे इनिशिएटिव के लिए मिलेगा, कोई भी बुली को पसंद नहीं करता। साहब ने कहा जीरो ट्रस्ट है उनका, क्योंकि अपने लोग ट्रस्ट करते हैं, अपने पोलिटिकल ऑफिस को जरा सी डिफरेंस में वो हत्या करवा देते हैं। कल के एम्बेसडर साहब ने कहा कि देखिए चाइना इम्पोर्ट करेगा, तो ये जो है उसी दिशा में मैं समझता हूँ कि कोई भी रास्ता हमें छोड़ ओझा साहब और पूरे दुनिया को अपने साथ करना चाहिए। ओझा साहब लेफ्टिनेंट जनरल पनाग होते थे कमांडर, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर। उनको मैंने सुना आज कहीं पे, वो उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि एक्चुअली वी वर लल्ड इनटू कंप्लेसेंसी। हम एक्चुअली पंगोंग लेक में फोकस कर रहे थे while Chinese came into Galwan, which is already in our area. There is no difference of perception in Galwan area. So he was in fact raising questions on RAW. Why did RAW not inform or intimate कि भाई यहाँ पे गलवान में there is a movement of troops? देखिए मैं 2 साल पहले रिटायर हो चुका हूँ, 2-2.5 साल पहले, क्योंकि मेरे नाम के आगे पूर्व जरूर होना चाहिए। वो क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? नहीं, I am not asking you to share some secret information. I am saying as an expert. नहीं, देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एजेंसीज पे अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं, हकीकत क्या है नहीं है, कुछ नहीं। इसे फेलियर के तौर पे देखा जाएगा या नहीं? नहीं, देखिए वो फेलियर नहीं होता है। मैं भी कई दफे कह चुका हूँ कि देखिए सारे गवर्नेंस के इस पे हमारी एक नाकामी है।
कि हम चाहते हैं अगर अच्छी गवर्नेंस आता होता तो हम कम से कम $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी होते। देखिए हमारे गवर्नेंस में क्या है, काफी जब से मैं रिटायर हुआ हूँ तब कई दफे मैंने आर्टिकल्स में भी लिखा है, कई दफे टॉक में भी कहा है, ये एक भयावह स्थिति है। हम नागरिक सुरक्षा पे हम एक कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि एक विमर्श करने की बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस अबाउट इट। जो है वो है। आज की स्थिति में हमें ये देखना है हमारी कोशिश क्या है। कल एम्बेसडर साहब ने कहा कि देखिए सिचुएशन में चाहे क्या हो, चाहे थिंक टैंक हो, चाहे एक्सपर्ट हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, वी हैव टू बी बेटर। और जो ये सब बातें हैं आप बातें कर, दिस इज नॉट द टाइम टू डिस्कस। अगर हम पर्सपेक्टिव भी देना चाहते हैं, पर्सपेक्टिव ये देना है क्या क्या पॉइंट हो सकता है, कहाँ हम जा सकते हैं। आई थिंक ये जो बॉटम है या जो रेट्रोस्पेक्ट वाला है बातें हम बात करना मीडिया में भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज की तारीख में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हम कहते हैं हाइब्रिड फॉर्म है, मल्टीपल ये फैसिलिटी। प्रोपेगेंडा इज अ वेरी एस्पेक्ट ऑफ दिस वॉर और कॉन्फ्लिक्ट। तो फलता मैं भी आपके मीडिया के लोगों को भी अपने डिसिप्लिन ठीक से करके बातचीत करनी चाहिए। वॉट एवर हैज हैपेंड दिस इज ए रियलिटी। देखिए कोई आपका पूरा शरीर है, शरीर में हर एक ऑर्गन का हिसाब से बना रहता है। आई थिंक और डिफेंस फोर्सेस नोट। ऐसे में एक खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सवाल मेरा वोरा साहब आपसे है कि जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, इस बीच कूटनीतिक स्तर पर अब भारत इस मुद्दे को कैसे उठा सकता है? और सवाल इस बात को लेकर भी है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसे कौन कौन से देश है जिनका समर्थन भारत को मिल सकता है? Let me first, with your permission, respond to Mr. Shukla साहब। डिप्लोमेसी चेकलिस्ट डिप्लोमेसी या बकेट डिप्लोमेसी नहीं होती। आज ये करेंगे, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे। डिप्लोमेसी इज ए सेट ऑफ एक्शंस दैट यू टेक, प्रोसीजर्स दैट यू फॉलो और असेसमेंट जो आप करते हैं ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं होता कि टिक कर दिया। इट्स नॉट अ मार्केट, यू नेगोशिएट थिंग्स डे बाय डे। आपका जो सवाल है कौन से देश हमें सपोर्ट करेंगे, मैं इतिहास की तरफ ले जाता हूँ। साइनो सोवियत स्प्लिट, यूएसएसआर और चीन के बीच में जो स्प्लिट था, बाय द लेट 50s इट हैड कम ऑन। एक्सेलरेट कब हुआ? 1962 में, जब यूएसएसआर ने भी इस बात को समझ लिया कि चाइना विल नॉट स्टॉप एट एनीथिंग, नॉट नेगोशिएशन, दे वुड यूज फोर्स। 69 यूएसएसआर अंडरस्टूड दैट, 79 वियतनाम अंडरस्टूड दैट। वियतनाम कैसे समझा? 72 में when China and the United States opened up, Vietnamese बोले this is a stab in the back. तो इनकी जो actions हैं, that themselves make it very clear. Why do you think China has been spending so much of money, economic जो मदद दी उन्होंने अफ्रीका के देशों, लैटिन अमेरिका के बाकी सबको goodwill खरीदने के लिए, man? We have the same amount of goodwill because of our history of helping people without having to spend that much. लद्दाख के बारे में भी ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया, वाटर रिसोर्स। सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये भी सही है। जियोलॉजिस्ट ने कहा है कि लद्दाख इज वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन रिसोर्स एक्सट्रैक्शन बहुत महंगा है आज की प्राइस। अफगानिस्तान के भी कहते हैं $3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ ये वो चीजें पड़ी, पर निकाल के कौन लाएगा वहां से? तो व्हाट वी आर लुकिंग एट टुडे इज चाइना, अंग्रेजी में कहावत है, हॉइस्ट विद देयर ओन पेटार्ड, दे आर कॉट इन देयर ओन ट्रैप। They have shown the world, एक तरफ बात करते हैं peaceful rights, दूसरी तरफ resort to force and illegally occupying territory of other countries. This lesson has been noted. And that, I believe, is the greatest achievement or the greatest fallacy, the flaw in China's thinking. They did not expect us to respond so strongly. You know, comprehensive national power, but हमारा comprehensive national will है जो हमने जाहिर किया है। Dr. Vora. Am I correct, Brigadier sir? Yes, sir. Dr. Vora, can you hear me? Yes, I'm sorry, I was having the drink. All right. Okay. And a non-Chinese one at that. Go ahead. ये there have been so many agreements India and China के बीच में, peace and tranquility and all those. I think 1993 agreement under which you don't carry weapons when you are meeting and all that. But now China has deceived India again. Do you think there is a need to revisit ये सारे agreements को? Now they are trash, I feel, because once bitten, I mean you will be twice shy now. How do you trust them? So what do these agreements mean now? You have given the answer yourself.
I mean, they are not worth the paper they are written on. Any agreement is as strong as the trust credibility, the trust quotient of the signatories. इसमें कुछ भी नहीं है. The world sees that we did not take aggressive action to start with, that China did it. South China Sea में जो अपने islands बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, it's open for the whole world to see. कौन भरोसा करेगा शुक्ला साहब इन पे? आप नहीं करेंगे, अमेरिका नहीं करेगा, रशिया नहीं करेगा, वियतनाम नहीं करेगा, बेटर एक्वाडोर भी नहीं करेगा कि अगर ये लोग इस तरह से कर सकते हैं, व्हाट क्रेडिबिलिटी डू दे हैव? UN सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हुए हैं, हर्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट एट एवरी टाइम. वी अंडरस्टूड दिस. प्लीज डोंट फॉर अ मोमेंट इस बात को मत सोचिएगा कि हम लोगों को उन्होंने किसी तरह से बुद्धू बनाया. हम बुद्धू नहीं बने हैं, बट दे हैव प्रूव्ड देयर ट्रू कलर, और वो सारी दुनिया के सामने. And we'll get back our territory. That's not an issue. There are sons of India like Brigadier Saab, who of course now retired, Oja Saab. We'll get it back. We have in the past and we will. We did target and take Galwan back. Please don't underestimate India's national will. No, I am not underestimating, but I am just, it's a question to myself also. हमारे पास options क्या है? These again, I will come back to that same question. What are the options? Time is on our side. Military options are available to us. We will engage them over a period of time. Their neighbors are on our side. So it will be a concerted action. आप देखेंगे in the next few months, you'll see so much of pressure on China that they very quietly will start withdrawing. So do you think that India will mobilize diplomacy now? Garnering support? We're already doing it, sir. Many conversations have taken place at very high level. I've been involved in some of them with the 3 countries that I serve in Africa. Let me assure you that there is a total understanding of and sympathy for India's position. Even in the United States, the smaller television channels, radio stations, newspapers, their reporting has been very largely sympathetic to India because they are angry with China trying to steal American secrets or American professors. Harvard Yale के professors को arrest किया, उनको पैसे दिए, etc. ये चीजें American ethos में नहीं थी. European ethos में नहीं थी. इस टाइप का छल कपट. China has introduced this. The Chinese community is also no longer trusted. Rightly or wrongly, it's a question of perception. So ये समय लगेगा, but a combination of military effort, diplomatic effort and global pressure will teach the Chinese a lesson that they, I hope, will remember for always. So you can fool some of the people, some of the time, all the people, some of the time, some of the people, all the time, but you can't fool all the people all the time. ये सबक उनको मेरा ख्याल मिल गया है. And whatever General Panag says, he's expressing his view. I've heard him in other forums. But a person of his seniority, perhaps, if he were aware of what is going on, would probably modify his opinion that we have the best fighting force in the universe. We'll recover it. If military action, वही बचता है चारा, करेंगे. उससे पहले you try and exhaust all other options जो आपके पास होती है ना. वो क्या बोलते हैं, diplomacy is war by others or war is diplomacy by others. वो कोशिश हम करेंगे. It has already started. We haven't wasted any time. जो कंपनियों को चाइनीज को हम निकाल रहे हैं, that's the economic. Other countries are sending them away, that is economic. Politically, we are in close contact with our friends and our neighbors. Diplomatically, we are taking action in every important capital and not so important capitals around the world. And your western neighbor at the moment has also kept very quiet, Pakistan. आप देख रहे हैं, I'm sure you're monitoring that. कुछ नहीं कर पा. नहीं, उन्होंने कहा कि we are monitoring the situation. Qureshi said yesterday. वो तो हम भी मॉनिटर करते हैं ना. That doesn't mean anything. No, टेलीविजन मॉनिटर पे बैठ के हम देखते हैं. और ये जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, समझ लीजिएगा प्लीज, आई जस्ट वांटेड टू मेक अ कमेंट. जिस व्यक्ति का सर आपने नाम लिया, उनके एक कॉन्फ्रेंस में आई फाउंड इट वेरी फनी. इट वाज अ कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज. उनसे पूछा गया कि आपके देश की क्या व्यू है. हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है जी. व्हाट इज दैट गॉट टू डू विद क्लाइमेट चेंज? टोटली रिडिकुलस, कि बोले कि ये अफ्रीका में फूड शॉर्टेज है, तो व्हाट अबाउट योर ओन एग्रीकल्चर? हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं जी. व्हाट डज दैट मीन? उनको यही पढ़ा के भेजा होगा ना आर्मी ने कि आपको यही बोलो. तोता बोलो गंगाराम. Touche, hats off to you. You hit the nail on that. But please, once again, Brigadier साहब, ओझा साहब, और आप भी शुक्ला साहब, मैम जो आप एंकर करें, please, I have enough years in diplomacy, 47. Take my word for it.
this diplomatic victory that we have got, we are getting day to day, is entirely in our favor. अच्छा ब्रिगेडियर I can साहब, assure you. as an army man, as a soldier, India ने we admitted that 20 of our soldiers died in action, but China has not admitted or said anything about their casualties. So as a soldier, as an army man, how do you feel if you were in China, suppose? Yeah, they don't own up and they die unsung. Can you repeat your question, please? I couldn't hear. मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने एडमिट किया, ऑफिशियली एडमिट किया कि वी लॉस्ट 20 सोल्जर्स इन गलवान. China on the other hand has not still admitted कि they lost some soldiers, whatever number we did, 20, 30, whatever. So as a soldier, if you are suppose in China, you are a soldier in China and you die unsung, आपको country doesn't even own up that from their angle that they were saving their sovereignty of the country, whatever it means. So how do you feel? How will you comment on this? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आर्मी 3 मुद्दों पे काम करती है. पहला, मैन, जो बैकबोन होती है किसी आर्मी की, किसी सेना की, मटेरियल, दी वार फाइटिंग मशीन, एंड मोरल. वो सबसे बड़ा फैक्टर है. जैसे मोरल कैन मूव माउंटेन. जी. चीन में और पाकिस्तान में ये देखा गया है कि जब भी इस तरह की कोई कैजुअलिटीज होती है, दे डिसोन देयर पीपल. चाइना में आप देखिए, दे हैव अगर आप 62 वॉर को लें, दे हैड दैट ह्यूमन वेव टैक्टिक. राइफल एक होती थी, 10 आदमी उसके पीछे होते थे. एक मर गया, उसको साइड में धकेल दिया, दूसरे ने हथियार उठा लिया. इंडियन आर्मी में ये फाइटिंग कॉस्ट बताया जाता है. मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं. बैटल ऑफ जरपाल. बैटल ऑफ जरपाल में कर्नल एरी साहब थे. उनका मुकाबला पाकिस्तान के फ्रंटियर फोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल अकरम राजा थे. हालांकि पाकिस्तान की शिकस्त हुई उसमें, लेकिन उस कर्नल साहब ने, जो कमांडिंग ऑफिसर थे, इतना रण नीति दिखाई, इतना युद्ध कौशल दिखाया कि एज ए सोल्जर he must respect the fighting potential of another soldier, which unfortunately is missing. देखिए, हमारी सेना ने कोई टाइम लिया नहीं, केवल कंफर्मेशन का टाइम लिया जाता है कि भाई कैजुअलिटीज का क्या स्टेटस है. That's true, yeah. तो इस तरह की और कर्नल एरी साहब ने एक लेटर लिखा था इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर को कि it should be communicated to government of Pakistan that this officer has fought valiantly. So that is the kind. आपने कारगिल में देखा, उनके पॉकेट से उनके जवानों के आइडेंटिटी कार्ड, पे बुक्स निकल रही हैं. कोई 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का है, कोई 7 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का है, और पाकिस्तान ने उनको टोटली डिसोन कर दिया. ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमने उन सैनिकों को वो सम्मान दिया जो एक सैनिक को मिलना चाहिए. चीन हमेशा, देखिए, चीन मास्टर है डुप्लिसिटी में. वो कब यू टर्न ले ले कोई पता नहीं लगता उसका. वो एग्रीमेंट बनाने में तो एकदम चुस्त दुरुस्त है, लेकिन जैसे ही एग्रीमेंट बन जाता है, गोल पोस्ट को चेंज कर देता है. आप ये देखिए, जैसा वोरा साहब ने बताया कि इतने एग्रीमेंट्स हैं, या उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि देखिए, एग्रीमेंट जब तक वो चलन में रहता है या उसकी वैधता रहती है, जब तक उसकी मान्यता हो और उसको सब्सटेंशियली दोनों पार्टीज माने. तो चीन की सेना, वहां कोई सोल्जर की कोई कीमत नहीं है, वहां कोई ह्यूमन लाइफ की कीमत नहीं है. आपने कोरोना वायरस में देखा, कई इस तरह की स्टडीज है कि लाखों लोग मारे गए हैं, कोई कहता है हजारों लोग मारे गए हैं. तो वहां जो ह्यूमन लाइफ है, दे आर बीइंग ट्रीटेड एज गिनी पिग्स. हमारे यहाँ ये बड़े गर्व, गौरव और सम्मान की बात है. आज देखिए, मैं 16 बिहार के सीओ साहब को और उनके पलटन के जवानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि एडवर्स कंडीशंस में भी उन्होंने अपने से दुगने ज्यादा चीन के सैनिकों को हताहत किया.
तो ये बड़े गौरव की बात है जी। और जो बिहारी ट्रुप्स है उन्होंने प्रूव कर दिया कि हम बिरसा मुंडा की जमीन से हैं। ब्रिगेडियर साहब, और इसी बात पे जब आपने नाम लिया, अभी बात की, और ये जो कैजुअलिटीज हुई हमारी गलवान में, इसमें ये भी कहना है कई सारे, आई हैव बीन रीडिंग कमेंट्स बाय सीनियर जनरल्स, कर्नल्स एंड ऑल फौजी वेटरन्स, कि वो गुस्सा है कि ऐसी सिचुएशन, मतलब इन आई मीन आवर ब्रेव सोल्जर्स, कि उनकी डेथ ऐसे हो गई, मतलब नॉट ए बुलेट वाज फायर्ड एंड इस कंडीशन में दे गॉट किल्ड। सो हाउ डू यू सी इट? नहीं, देखिए क्या हुआ है, अगर आप PP-14 की जो लोकेशन देखें हैं, जो वो फीचर है, उसमें कोई इतनी जगह नहीं है कि इतने लोग वहाँ आ सके या अकोमोडेट हो सके। वो तो जब इनके अटैक हुआ है तब उन्होंने रीइंफोर्समेंट आया है, तब ट्रुप की जो वहाँ जो डेंसिटी है वो बड़ी है। फिर उन्होंने क्या किया है कि देखिए वो ऐसे हथियारों से लैस आए, उनकी मंशा यही थी कि हमने अटैक करना है और उन्होंने किया। रिपोर्ट ये भी है कि जो एक वहां अर्थ मूवर्स वगैरह थे या इस तरह के जो इक्विपमेंट थे, उससे उन्होंने कई भारतीय सैनिकों को अपने वो जो JCB होता है, जिसका जो जिम होता है, उससे उठा के वो गालवान नदी है उसमें धकेल दिया है। तो ज्यादातर कैजुअलिटीज गिरने से या रात भर वो पानी में रहने की वजह से हुई है। फिजिकल कैजुअलिटीज कम हुई है जी। तो ये उनकी जो मंशा थी वो प्री प्लान था और इतना बड़ा मूवमेंट या रातों रात इस तरह से टेंट लगा देना, क्योंकि जो बफर जोन बनाया गया था उसमें ये डिसाइड किया गया था, लेफ्टिनेंट जनरल टॉक्स जो 6 जून को हुई थी, कि हम इसमें किसी भी तरह का कोई एनक्रोचमेंट नहीं करेंगे। तो जब तक आपके पास ऊपर से आशीर्वाद न हो तब तक कोई सेना बिल्कुल इस तरह से कदम तो कम से कम नहीं उठाया जा सकता। जब तक ऊपर से ये नहीं कहा गया हो कि आपको इस तरह का एक्शन लेना है, तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा, ये कोई अभी की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हम अब इस खास कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, एक सवाल, एक छोटा सा मेरा ओझा साहब से है। ओझा साहब, अब हमें कैसे बढ़ना चाहिए आगे एक मजबूत नीति के साथ? देखिए, अभी ये जो समस्या क्राइसिस आई है उसको कैसे हैंडल किया जाए इफेक्टिवली, उसको हम लोगों ने बातचीत की, एम्बेसडर साहब ने भी बताया, ब्रिगेडियर साहब ने बताया। तो हमें इस सिचुएशन में पूरी तरीके से कोहेसिव होकर अपने डिफेंस फोर्सेस के साथ रहना चाहिए। डिप्लोमेटिकली या इंटरनेशनली जो भी सपोर्ट मोबिलाइज हो सकता है उसको मोबिलाइज करना चाहिए। जिस तरीके से भी प्रेशर लाया जा सकता है उसको लाया जाना चाहिए। जैसे हमने पहले भी कहा कि प्रोपेगेंडा, इंफॉर्मेशन, उसको भी ध्यान देना है, वो भी आज के वॉर का कॉम्पोनेंट है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें इस बात को याद रखना है कि इतनी ज्यादा एसिमेट्री हम नहीं हैंडल कर सकते हैं। हमारी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जो है वो भी हमें उसमें सुपरसीड करना होगा चाइना को। और जो वॉर की स्ट्रेटजीज हैं और इरेगुलर वॉर के खासकर सभी को रिजॉल्व करने की जरूरत है। लेकिन इमीडिएट हमारा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि ऑल आउट एग्रेसिवली वी हैव टू टेम देम। और जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बिल से बहुत ज्यादा है। उनकी फौज जो है एक सम्राट की सेना है, नौकर है। हमारी फौज हमारे देश की सेना है, हमारे देश की जान है। तो ये चीजें हमारे एडवांटेज है, इसी से हमें आगे की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि एक मजबूत नीति के साथ अब आगे बढ़ने की जरूरत है, और नीति ऐसी कि ये कहा जा सकता है कि चीन पर वार भी हो जाए और चीन के साथ साथ ये भी तमाम और देशों को संदेश जाए कि भारत पर अगर आंख उठा के भी देखी तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।